सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। बीएफ स्किनर, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने स्किनर का पूरा अधिगम सिद्धांत पढ़ाया था। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है, कबूतर और चूहे पे जो दोनों प्रयोग किए गए वो वास्तव में क्या था, ये सिद्धांत ये कहता है रिस्पॉन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रीइंफोर्समेंट अनुक्रिया और पूर्णबलन की बात करता है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो मैंने पूरा प्रैक्टिकल समझा दिया था। ये सिद्धांत लॉ ऑफ इफेक्ट पे आधारित है और इस सिद्धांत का मतलब यह है कि कोई भी क्रिया करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला है सकारात्मक पूर्ण बल मिलता है तो उस कार्य को करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। बात कौन कहता है? स्किनर का सिद्धांत। आज की इस क्लास में मैं बीएफ स्किनर के जो जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बचे हैं उन सबको आप लोगों को समझाऊंगा। बहुत प्रश्न आए हैं यहां से और स्पेशली पूर्ण बलन की जो अवधारणा वाला कॉन्सेप्ट है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ के जाइएगा। तो देखिएगा, स्किनर, हम बात किसकी कर रहे हैं? स्किनर की। स्किनर में पहला वर्ड इसने यूज किया है श्रृंखला। अब यहां आपको ज्यादा कुछ नहीं, केवल इतना देखना है कि श्रृंखला शब्द यानी चेनिंग शब्द का इस्तेमाल किसने किया है। यद्यपि चेनिंग अधिगम की बात रॉबर्ट गेने भी करता है, वो अधिगम के प्रकार की बात है, याद रखना। लेकिन यहां अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? स्किनर ने श्रृंखला शब्द का यूज किया है कि ये कहता है कि कोई भी अनुक्रिया जो होती है वो दूसरी अनुक्रिया से जुड़ी हुई होती है। मतलब एक अनुक्रिया के संकेत दूसरी अनुक्रिया से जुड़े हुए होना, इसको अपन क्या बोलते हैं? श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्रृंखला बोलते हैं, चेनिंग बोलते हैं, याद रखना। तो आपको केवल इतना वर्ड याद रखना है कि श्रृंखला या चेनिंग शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? स्किनर ने किया है। बाकी चीज कुछ मत देखना। मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। श्रृंखला का मतलब है एक अनुक्रिया के संकेत दूसरी अनुक्रिया से जुड़े हुए होना, इसको अपन क्या बोलते हैं? चेनिंग बोलते हैं। दूसरा वर्ड याद रखिएगा, वंचन, डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन क्या है? अब इस पे एग्जाम में प्रश्न नहीं आया है, लेकिन अपन जब पढ़ रहे हैं तो अपने को समझ में आना चाहिए सर वंचन क्या है, डिप्राइवेशन क्या है। देखिए, वंचन का मतलब एक नॉर्मली वर्ड तो आप समझते हैं कि वंचन का मतलब होता है वंचित कर देना। क्या कर देना? वंचित कर देना, कि हमने उसको वंचित कर दिया, याद रखना। अब वंचित कर देने का मतलब क्या है कि डिप्राइवेशन ये कहता है कि उस कबूतर पे या चूहे पे जो स्किनर ने प्रयोग किया उसको तब तक पूर्ण बलन नहीं मिलेगा जब तक वो सही अनुक्रिया नहीं करेगा। कि हमने कबूतर या चूहे पे प्रयोग किया, यहां लीवर लगा हुआ है, ठीक है, और ये जार है, याद रखना। अब ये कबूतर या चूहा जब तक इस लीवर को नहीं दबाएगा तब तक इसको अनाज के दाने नहीं मिलेंगे। यानी सही अनुक्रिया होने तक पुनर्बलन को रोके रखना, यह घटना क्या कहलाती है? डिप्राइवेशन कहलाती है, ये वंचन कहलाती है। समझ में आया वंचन क्या, डिप्राइवेशन क्या है? सही अनुक्रिया होने तक पुनर्बलन को रोके रखना, यह घटना क्या कहलाएगी? वंचन कहलाएगी या डिप्राइवेशन कहलाएगी, याद रखना। समझ में आ गया वंचन क्या, डिप्राइवेशन क्या है? सही अनुक्रिया होने तक पुनर्बलन को रोके रखना, यह घटना क्या है? वंचन। तो ये दोनों वर्ड कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे इसमें। श्रृंखला चेनिंग हो गया, वंचन डिप्राइवेशन हो गया। अब इनकी ज्यादा कुछ नहीं है, केवल नाम देख जाना। आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, केवल ये देखना है कि श्रृंखला शब्द का वर्ड का यूज स्किनर ने किया है। वंचन का मतलब क्या होता है? सही अनुक्रिया जब तक नहीं करोगे पूर्ण बलन नहीं मिलेगा। सही तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। सही तरीके से मेहनत नहीं करोगे थर्ड ग्रेड में लग नहीं पाओगे। सही किताबें नहीं पढ़ोगे, सही तरीके से याद नहीं करोगे, परिणाम नहीं आएगा। तो वही हो गया ना वंचन। जब तक सही रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक बेटर नहीं करोगे। तो वंचन मतलब आपको रोक रखना है। तीसरा वर्ड इसने यूज किया है अनुक्रिया सामान्यीकरण। ये मैंने उस दिन भी समझा दिया था, दोबारा देख लेना। अनुक्रिया सामान्यीकरण वर्ड का इसने यूज किया है। अनुक्रिया सामान्यीकरण, बस इतना याद रखना है कि सर अनुक्रिया सामान्यीकरण क्या होता है। अनुक्रिया सामान्यीकरण शब्द का प्रयोग स्किनर ने किया है। अब अनुक्रिया सामान्यीकरण होता क्या है? अनुक्रिया सामान्यीकरण का मतलब ये होता है एक ही अनुक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति। यानी आपने जो रिस्पॉन्स किया ना, इस रिस्पॉन्स को आप बार बार रिपीट करो। क्या करो? इसको बार बार रिपीट करो। आर 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 आर, बार बार जब ये रिपीट होता है तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? अनुक्रिया सामान्यीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुक्रिया सामान्यीकरण। तो अनुक्रिया सामान्यीकरण क्या है? एक ही घटना की बार बार पुनरावृत्ति हो जाना, ये घटना क्या कहलाती है? रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन। और जबकि आईपी पावलोव जो मैंने पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या पढ़ाया था? उद्दीपक सामान्यीकरण। और यहां जो मैं बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं? अनुक्रिया सामान्यीकरण। तो एक ही अनुक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होना अनुक्रिया सामान्यीकरण है। वंचन सही अनुक्रिया होने तक पूर्ण बलन को रोके रखना, डिप्राइवेशन है। श्रृंखला चेनिंग शब्द का मतलब है एक अनुक्रिया के संकेत दूसरी अनुक्रिया के संकेत से जुड़े होते हैं। तीनों वर्ड याद रखना। चौथा वर्ड इसने यूज किया है सेपिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ढंग से देख के जाना, बहुत महत्वपूर्ण। सेपिंग को अपन आकृतिकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकृतिकरण भी बोलते हैं।
और इसको अपन रूप निर्धारण भी बोलते हैं। आकृतिकरण, शेपिंग या रूप निर्धारण, या इसको अपन ढलना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढलना भी बोलते हैं। देखिए शेपिंग क्या है, आकृतिकरण क्या है, रूप निर्धारण क्या है और ढलना क्या है, समझिएगा। बहुत बार प्रश्न आया इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछ सकता आपसे। इसको कर्मिक सन्निकट विधि भी बोलते हैं। मुझे तुम्हारे व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। मेरा उद्देश्य क्या है? तुम्हारे व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। तो मैं क्या करूंगा? आपको पुनर्बलन का न्याय संगत प्रयोग करूंगा। यानी स्पेशली जो वर्ड है ना, वो ये है पुनर्बलन का न्याय संगत प्रयोग। कौन सा प्रयोग? न्याय संगत प्रयोग जो है वो स्पेशली घटना क्या कहलाएगी? शेपिंग कहलाएगी, आकृतिकरण कहलाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जीके की रीट की ऑब्जेक्टिव बुक अंतिम दौर में है। अब क्या बताऊं मैं आपको, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा। इतना मैटर ऐड, कुछ चीजें, नई चीजें ऐड करनी पड़ी, उस चक्कर में लेट हो रही है। तो देखो इस वीक लास्ट तक आ जाए तो आ जाए। आपको मार्केट में यदि कोई बेटर किताब लगती है तो आप कर सकते हैं परचेज। अब इंतजार करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। शेपिंग, आकृतिकरण, रूप निर्धारण, ढलना, पुनर्बलन, न्याय संगत प्रयोग। समझ में आया क्या है इसका मतलब? मतलब आपके व्यवहार में मुझे वांछित परिवर्तन करना है तो मैं पुनर्बलन का न्याय संगत प्रयोग। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए मैंने क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछे, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है, और आपसे मैंने 5 प्रश्न पूछे और 5 में से आपने एक का जवाब दिया। तो जैसे एक का जवाब दिया और मैं कह दूंगा कि वेरी गुड, शाबाश, तो क्या वो शेपिंग है? नहीं है। मैंने जब आपसे प्रश्न पूछे और आपने एक प्रश्न का जवाब दिया तो मुझे एक जैसा पूर्ण बलन देना है, मुझे कहना है ठीक है, लेकिन मेरे चेहरे पे पॉजिटिविटी नहीं है। और मान लीजिए तुमने 5 में से 5 के उत्तर दिए तो मैं बोलूंगा वेरी गुड, शाबाश, और उस समय मैं बोल दूं बैठ जा, तो आपको क्या लगेगा? यार मैंने 5 के जवाब दिए और मुझे पूर्ण बलन वैसा ही मिल रहा है, एक वाले को वैसा ही मिल रहा है। तो शेपिंग का मतलब है मुझे तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन करना है तो मुझे पूर्ण बलन का न्याय संगत प्रयोग करना है। एक का जवाब दिया उस बच्चे को ऐसा पूर्ण बलन देना जिससे वो और मैक्सिमम पूर्ण बलन प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाए। 3 का जवाब दिया तो उसको ठीक ठाक देना है, अच्छा है, लेकिन उसे लगना चाहिए कि मुझे 5 वाला प्राप्त करना है। और जिसने 5 का जवाब दिया उसको सबसे बेस्ट पूर्ण बलन देना है। कहने का मतलब शेपिंग मतलब थारे व्यवहार के ने एक आकार देना है, आपके व्यवहार को एक शेप देनी है। ये ढांचा निर्माण एक प्रकार से तकनीक है, ठीक है, एक प्रकार से क्या आपके व्यवहार को परिमार्जन करने की तकनीक है शेपिंग। तो यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि आकृतिकरण शब्द का प्रयोग किसने किया है। इसको रूप निर्धारण या ढलना भी बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है, लिखो तो एक लाइन में लिख लेना, बालक के व्यवहार में, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए पुनर्बलन का न्यायसंगत प्रयोग। इसका प्रयोग, पुनर्बलन का न्यायसंगत प्रयोग क्या कहलाता है? शेपिंग कहलाता है। ये समझना है। दूसरे से गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है ना? शेपिंग समझ में आ गया ना कि भाई मुझे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव लाना है, तो मुझे बदलाव लाना है तो मैं आपको वैसा ही पूर्ण बलन दूंगा जैसा आपका रिस्पॉन्स आया है। मतलब रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग पूर्ण बलन देना, पूर्ण बलन का न्याय संगत प्रयोग करना, ये घटना क्या कहलाएगी? शेपिंग कहलाएगी। सेक्सी प्रियदर्शी में प्रिया जी एक टॉपिक बचा है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। नो बैग डे योजना देखिए मीना कुमारी जी, वैसे तो घोषणा 20 फरवरी को हुई थी, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन 20 अक्टूबर 2020 में हुआ था, ठीक है ना, अक्टूबर में हो गया था वास्तविक क्रियान्वयन। तो ये इसकी डीपीआर की योजना में क्लियरली अक्टूबर लिखा हुआ है, और वैसे घोषणा 20 फरवरी 2020 को हुई थी बजट में। ओके, नो बैग डे का मैंने समझा रखा सेक्सी प्रियदर्शी वाले वीडियो में। शैक्षिक नवाचार तो लगभग मैंने ही पढ़ाए हैं, सर ने तो 2-3 पढ़ाए हैं और बहुत अच्छे पढ़ाए हैं सर ने। प्रश्न बाहर नहीं आएंगे, याद रखना। आप लोगों को बस मेरे तरीके से एक कंडीशनिंग हो गई कि सर आप पढ़ाते हो, समझ में आता है। बाकी जो भी वो सर ने पढ़ाया वो बहुत बढ़िया पढ़ाया है, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से उनको शैक्षिक नवाचारों में दोबारा से पूरा करवा दिया। ओके, शेपिंग समझ में आ गया, पूर्णबलन समझ में आ गया, ठीक है ना, पूर्णबलन का न्याय संगत प्रयोग। जीके टेस्ट सीरीज ले लीजिए सूर्य जी आप, है ना, अपने हेल्पलाइन पे बात कर लें। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? शेपिंग समझ में आ गया ना कि आपके व्यवहार में मुझे वांछित परिवर्तन करना है तो मैं पूर्ण बलन का जो न्याय संगत प्रयोग करूंगा वो क्या कहलाएगा? शेपिंग कहलाएगा, आकृतिकरण, रूप निधान कहलाएगा। उसके बाद एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, मैगजीन प्रशिक्षण। अब ये एग्जाम में नहीं आया, आपको लगता है ना कि सर मैं अनावश्यक नहीं पढ़ना है, तो आप छोड़ देना इन चीजों को।
अब तक जो मैंने पढ़ा है उसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है। बाकी श्रृंखला भी एग्जाम में आ गया, अनुक्रिया सामान्यीकरण भी एग्जाम में आ गया। ठीक है, तो आपको लगता है तो पढ़ ले, वंचन जैसे एग्जाम में नहीं आया तो आप छोड़ सकते हैं, मैगजीन प्रशिक्षण जैसे एग्जाम में नहीं आया तो छोड़ सकते हैं। अब आपका तो मैक्सिमम इतना ही पूछ लेगा कि इन शब्द का प्रयोग स्किनर से, अधिकतर प्रश्न ऐसे आते हैं कि स्किनर से जुड़ा हुआ वर्ड है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्किनर ने वंचन शब्द का प्रयोग किया है, मैगजीन प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग किया है, इसका मांड का प्रयोग किया है, तो ये माइंड में होने चाहिए, आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। मैगजीन प्रशिक्षण क्या है कि जब मैंने आपको प्रयोग करके समझाया था तो उसमें यह था कि जैसे ये लीवर है और ये जार है और ये क्या है, लीवर है। अब कबूतर जैसे इस लीवर पे पैर दबाता है तो खटखट की आवाज आती है, और ये जो कबूतर है वो जाके इसके पास जाके झांकता है। तो वो कबूतर इस जार के पास क्यों जाएगा, इस जार के पास क्यों जाएगा, ये अपन उसको प्रयोग करने से पहले ट्रेनिंग देते हैं, ये अपन उसको पहले सिखाते हैं कि जैसे ही आवाज आए तो तुम्हें क्या करना है, इस जार के पास जाके देखना है कि इसके अंतर्गत वो आवाज कहां से आई है। तो कबूतर का जार के पास ले जाने का जो प्रशिक्षण है वो क्या कहलाएगा, मैगजीन प्रशिक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, मैगजीन प्रशिक्षण। समझ में आ गया, कबूतर को जार के पास ले जाने का प्रशिक्षण क्या कहलाता है, मैगजीन प्रशिक्षण कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सेपिंग मैगजीन प्रशिक्षण इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद रखना है कि इस वर्ड का प्रयोग स्किनर ने किया है, मतलब ही होता है कबूतर को जार के पास ले जाने का प्रशिक्षण। एक ऐसा ही वर्ड यूज किया है इसने, संचयी रिकॉर्डिंग। मत देखना चाहिए, लेकिन हल्का सा ये देख लो कि संचयी रिकॉर्डिंग शब्द का प्रयोग किसने किया है। संचयी रिकॉर्डिंग क्या है, देखिए संचयी रिकॉर्डिंग स्किनर ने वर्ड यूज किया है। संचयी रिकॉर्डिंग एक यंत्र है, मतलब जब कबूतर इस जार के पास जा रहा ना, लीवर के पास, तो लीवर के पास जाने की जो उसकी गति है, मतलब उसकी जो अनुक्रिया करने की दर है ना, रिस्पॉन्स करने की जो दर है, अनुक्रिया दर, इस अनुक्रिया दर को जो व्यक्त कर रहा है वो कौन कर रहा है, संचय रिकॉर्डिंग कर रहा है। अनुक्रिया दर को मापने का जो तरीका है वो क्या है, संचय रिकॉर्डिंग है। तो अनुक्रिया दर को मापने का तरीका क्या कहलाता है, संचयी रिकॉर्डिंग कहलाता है। समझ में आ गया, अनुक्रिया दर को मापने का तरीका संचय रिकॉर्डिंग। मैगजीन प्रशिक्षण, कबूतर को जार के पास ले जाने का प्रशिक्षण। शेपिंग क्या है, आपके व्यवहार को आकार देने की एक तकनीक है जिसमें पूर्ण बलन का अपन न्याय संगत प्रयोग करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद देखना अगले वर्ड, अगला वर्ड है इसका अपन इंपॉर्टेंट है, वंश ही हो गया। ठीक है, एक इसने विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ का प्रयोग किया है, तो याद रखना, ये मैंने पहले ही समझा दिया था पावलो में। यहां केवल आप इतना याद रखना कि विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ क्या स्किनर से रिलेटेड हैं, तो आपको दिमाग में रखना है कि एक्सटेंशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, विलोपन को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, और स्वतः पुनर्लाभ क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ ये दोनों वर्ड पावलो के समान स्किनर ने भी यूज किए हैं। तो ये मेरे पहले समझाए हुए हैं पावलो में, यहां पे इतना याद रखना कि स्किनर ने भी इनका क्या किया है, यूज किया है। मतलब समझ में आता ना इस विलोपन का, कि जब आप उस कबूतर को अनुक्रिया करने पर भोजन के दाने नहीं दोगे तो वो अनुक्रिया करना बंद कर देगा, ये तो क्या कहलाएगा, विलोपन। और स्वतः पुनर्लाभ का मतलब है कबूतर को चाहे आप लंबे समय बाद दोबारा बंद कर देना, कबूतर फिर से उस लीवर को जाके दबाने का प्रयास करेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो एक्सटेंशन क्या है और स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, इसको याद रखिएगा। शिव प्रसाद जी, भूगोल, ऑब्जेक्टिव बुक, इकोनॉमिक्स, राजनीतिक, पूरा ये अंतिम दौर में है, तो प्लीज वेट कर सकते हो तो 2-4 दिन और कीजिए आप, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। रितु, आप ज्यादा इन चीजों को लेकर मत सोचा करो, आप नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ बहुत जल्दी जाने लग जाते हो, आप लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है। सब आ जाएगा। गुड़गांव से प्रणाम विजय जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत दूर से आप देख रहे हैं मुझे, और समझिए इन चीजों को। आप मेरे साथ जुड़े हो ना, तो नेगेटिव वाइब्रेशंस पे वर्क मत किया करो, पॉजिटिव सोचा करो हर चीज में। दिनेश जी, ये थर्ड ग्रेड के लिए है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोर्स नहीं है। ये जो क्लास चल रही है सब थर्ड ग्रेड की चल रही है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तो बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो बच्चे भी तो देखते हैं ना इन वीडियो को। आपके क्या समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ तो ढंग से समझा रखा है, 3-3 तो वीडियो डाल रखे हैं, लाइव अलग, रिकॉर्ड अलग, एक एक चीज तो समझाइए, फिर भी कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। सेक्सी प्रियदर्शन में एक टॉपिक बच रहा है, प्रिया जी मैंने आपका प्रश्न का जवाब दे दिया है, आप बार बार एक प्रश्न क्यों पूछते हैं। हो गया, ये याद रखना बस कि विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ का पावलो के समान, ये मेरे समझाए हुए हैं आईपी पावलो में दोबारा डिटेल में। एक इसकी महत्वपूर्ण अवधारणा है आपका ये
पुनर्बलन, इस पे बहुत प्रश्न पूछे गए। पुनर्बलन ढंग से समझ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। पुनर्बलन को ढंग से समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। आईसीटी अलग से टेस्ट हो जाएंगे, आप टेंशन नहीं करें। आपके जितने भी टेस्ट होंगे सब अलग से भी हो जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न लास्ट में आपको दे दिए जाएंगे। आप तनाव मत लो, बस पढ़ लो ढंग से इन चीजों को। देखिएगा, पुनर्बलन, पुनर्बलन किस सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है? स्किनर के सिद्धांत की। ठीक है, पुनर्बलन पे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, आराम से समझना, एक एक चीज को समझाऊंगा, एक भी कमेंट को नहीं देखूंगा, याद रखना। पुनर्बलन, पुनर्बलन किस सिद्धांत का केंद्र बिंदु है? स्किनर। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, याद हो गया। पुनर्बलन पे सबसे अधिक बल किसने दिया है? स्किनर ने। पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था सीएल हल ने, लेकिन सबसे महत्व किसने दिया? स्किनर ने। पुनर्बलन पे सबसे पहले ध्यान दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, पुनर्बलन क्या है? जिसको करने से एक प्रकार से पॉजिटिव मतलब कार्य करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन, समझ लीजिएगा आराम से, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बहुत प्रश्न आते हैं इस पे, उदाहरण आएंगे, याद रखना। सकारात्मक, अब समझना इसको, सकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक का मतलब होता है जिसके देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। क्या होता है सकारात्मक मतलब? देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? जिसके देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है वो पुनर्बलन क्या कहलाता है? पॉजिटिव कहलाता है। जिसको अपन देंगे और देते ही उसकी अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? सकारात्मक बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपकी प्रशंसा की, मैंने आपको पुरस्कार दिया, मैंने आपको 20,000 रुपए दिए, ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य किया जिससे आपकी अनुक्रिया की संभावना बढ़ गई, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। पहली चीज, ये प्रश्न नहीं पूछेगा, सकारात्मक का उदाहरण पूछ सकता है कि इनमें से सकारात्मक कौन सा है, ये समझ में आ जाएगा। सकारात्मक के दो प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। इस पे बहुत प्रश्न आते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी है ये, ठीक है, ये तो क्या हो गया? प्राइमरी हो गया, और ये क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। ये क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। तो वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, समझना। सकारात्मक पुनर्बलन किसको बोलेंगे? जिसके देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, वो कौन सा रीइंफोर्समेंट है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक किसको बोलेंगे? वह प्रेरक जो जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऐसे प्रश्न उदाहरण आएगा, याद रखना, समझना। एक बच्चा भूखा है, मैंने उसको भोजन दिया, कौन सा पुनर्बलन है? ये प्राथमिक है। एक बच्चा रो रहा है, टीचर ने बच्चे को बिस्किट दे दिए, प्राथमिक है। भोजन, पानी, नींद, काम, मलमूत्र, मतलब ये जो भी हैं, ये सब आपके प्राथमिक हैं। ठीक है ना? जो अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? जैविक आवश्यकताओं से जो रिलेटेड है। मोटिवेशन जब पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा, मोटिवेशन पढ़ा रखा वैसे। जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति से रिलेटेड जो पुनर्बलन है वो प्राथमिक है। जैसे भोजन है, पानी है, काम है, नींद है, मलमूत्र त्याग है, ये अपनी जैविक आवश्यकता जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? प्राथमिक। द्वितीयक, सेकेंडरी क्या होता है? द्वितीयक सेकेंडरी का मतलब ये होता है जैसे एक टीचर ने बच्चे को प्रशंसा दी, एक टीचर ने बच्चे को पुरस्कार दिया, ठीक है, तो प्रशंसा देना, पुरस्कार देना, ये सब किस में आ जाएंगे? द्वितीयक। जो कृत्रिम रूप से होता है वो पुनर्बलन कौन सा होता है? सेकेंडरी होता है। जो जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो कौन सा होता है? प्राथमिक। समझ में आ गया? लिख लेना समझ में नहीं आए तो। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन के दो प्रकार। सकारात्मक का मतलब क्या है? जिसके देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, वो क्या कहलाएगा? सकारात्मक। सकारात्मक के दो प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब जो जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो प्राथमिक है। जैसे भोजन, पानी, ऐसा उदाहरण बन जाएगा, बिस्किट देना, ये सब जैविक आवश्यकताएं। द्वितीय का मतलब क्या है? प्रशंसा, पुरस्कार, ये सब जो आएंगे, धन, संपत्ति, ये सब कौन सा पुनर्बलन है? द्वितीयक। प्रधान कौन सा होता है? प्राथमिक। समझ में आ गया? प्राथमिक क्या है, द्वितीय क्या है, एग्जाम्पल पूछ लेगा। अब बात आती है गुरुजी नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? बहुत प्रश्न आते हैं। नकारात्मक का मतलब क्या होता है? जिसको हटा लेने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। क्या होगा? हटा लेने से, जिसको हटा लेने से अनुक्रिया बढ़ जाएगी। क्या करने से? इसमें देने से है और इसमें हटा देने से है। जैसे तेज धूप है, क्या है? तेज धूप। तो तेज धूप को आप जैसे हटाओगे, जैसे मैंने काला चश्मा लगाया,
क्या लगाया मैंने, काला चश्मा। तो उससे क्या हुई, तेज धूप हट गई तो मेरी अनुक्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत तेज सर्दी है, अब सर्दी को हटाने के लिए मैंने कंबल लगाई, तो ये क्या हो गया, वो तेज सर्दी भाग गई कंबल के आने से, ये नकारात्मक पूर्ण बलन है। ठीक है, तेज सर्दी को हटाने के लिए मैंने हीटर शुरू कर दिया, ये नकारात्मक पूर्ण बलन है। बहुत तेज बारिश आ रही है तो मैं ढंग से चल नहीं पा रहा हूं, तो मैंने एक छाता लगा दिया बारिश को रोकने के लिए, ये नकारात्मक पूर्ण बलन है। समझो छोटी सी बात, जिसके हटा देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है वो नेगेटिव है, जिसके देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है वो पॉजिटिव है। जैसे तेज धूप को हटाने के लिए मैंने काला चश्मा लगाया, नकारात्मक है। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड और समझना यहां पे, गुरुजी क्या दंड नकारात्मक पूर्ण बलन है? दंड नकारात्मक पूर्ण बलन नहीं है। दंड क्या नहीं है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं है, याद रखना। दंड नकारात्मक पूर्ण बलन नहीं है। कह दोगे सर कैसे, हमने तो यही पढ़ा था कि दंड नकारात्मक पूर्ण बलन नहीं। दंड को ये स्किनर सबसे कम मानता है, मतलब दंड को सपोर्ट नहीं करता है स्किनर का सिद्धांत, दंड का विरोध करता है। कैसे, ये कहता है दंड का मतलब ये होता है जुर्माना लगा देना, कि थे क्लास में लेट आया, जय मान लो 129 बच्चा हा और बच्चा और लेट जुड़ा, तो मैंने कहा कि कल से जो बच्चा पहले टाइम में जुड़ जाएगा उसी की मैं क्लास लूंगा, बाकी को जोड़ा नहीं जाएगा। तो ये दंड हो गया। अब तुम अगले दिन ध्यान रखोगे, तुम बिना हेलमेट के जा रहे थे और मैंने चालान काट दिया 500 रुपए का, तुम दोबारा वो व्यवहार नहीं करोगे। यानी जहां जुर्माना लगा दिया, टीचर को गुस्सा आया, बच्चे को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया कि लेट आया बाहर खड़ा रहेगा, आवाज करने पे बाहर खड़ा कर दिया, तो ये सब क्या दिया उसने, दंड। दंड मतलब कि अनुक्रिया को कमजोर करता है, जबकि नकारात्मक और पॉजिटिव अनुक्रिया को कमजोर नहीं करते। दंड क्या करता है, अनुक्रिया को कमजोर करता है, वो अनुक्रिया दोबारा नहीं करोगे जिसके लिए आपको दंड मिल गया। इसलिए दंड नकारात्मक पूर्ण बलन से अलग अवधारणा है। समझ में आ गया, दंड नकारात्मक पूर्ण बलन नहीं है, ये अनुक्रिया को कमजोर करता है, जैसे जुर्माना लगाना, ठीक है, लेट आने पर क्लास से बाहर खड़ा करना, बिना हेलमेट पहनने पे 500 रुपए का चालान काटना, ये सब दंड है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, समझ में आ गया यहां तक, आ गया ना, वेरी गुड। कोई सी भी ले लो, रिकॉर्डेड भी है वो बहुत शानदार तरीके से करवा रखा है, लाइव भी लेते हो तो भी शानदार है, दोनों ही क्लासों में कोई कमी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट जो समझ में आता है वो ले लीजिए, दोनों क्लास में बेस्ट। बाकी मैं रिकॉर्डेड में, इनको भी रिकॉर्डेड में डलवा रहा हूं दोबारा से। कौशल्या जी कुछ नहीं, आप नेगेटिव मत सोचो, भूलते जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। हम सबको लगता है, आपको क्या लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं जब तुम्हारे सामने आऊंगा तो वो चीजें अपने आप आ जाती हैं। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, अब देखना एक अवधारणा, पुनर्बलन अनुसूची वर्ड का इसने यूज किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनर्बलन अनुसूची। तो यहां से भी 2-3 प्रश्न आए, इसको समझ लीजिएगा। पुनर्बलन अनुसूची शब्द का प्रयोग किसने किया है, स्किनर ने किया है। पहला प्रश्न, पुनर्बलन अनुसूची वर्ड का यूज किसने किया है, स्किनर ने। याद रखना, पुनर्बलन अनुसूची के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, सतत, और दूसरा कौन सा प्रकार है, आंशिक। पुनर्बलन अनुसूची के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, सतत पुनर्बलन अनुसूची और दूसरी अनुसूची कौन सी है, आंशिक अनुसूची। सतत और आंशिक ये किसके प्रकार हैं, पुनर्बलन अनुसूची के 2 प्रकार। सतत का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, यानी लगातार पुनर्बलन देना। आंशिक क्या होता है, कभी कभार देना। सतत से ज्यादा बढ़िया कौन सी होती है, आंशिक बढ़िया होती है। सतत से बढ़िया कौन होती है, आंशिक। पहला प्रश्न, पुनर्बलन अनुसूची शब्द का प्रयोग किसने किया, स्किनर ने। इन दोनों से बढ़िया कौन सी होती है, आंशिक। आंशिक के 2 प्रकार है, समझ मेरे साथ लिख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। अनुपात अनुसूची और दूसरी है अंतराल अनुसूची। अंतराल जानते हो, अनुपात मतलब, अनुपात समझ रहे हो, रेशियो, ये रेशियो है और ये इंटरवल है, ठीक है। रेशियो, अनुपात के 2 प्रकार है, निश्चित फिक्स रेशियो, निश्चित अनुपात, और एक शब्द यूज किया है परिवर्त्य, बहुत प्रश्न आते हैं इस पे। परिवर्त्य को मतलब हुआ है वेरिएबल। अंतराल के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित और परिवर्त्य। निश्चित अनुपात क्या है, परिवर्त्य अनुपात क्या है, निश्चित अंतराल क्या है, परिवर्त्य अंतराल क्या है। समझिएगा एक एक चीज को। वीर की पहली क्लास लाइव, बहुत बधाई तुम्हें, जिंदगी में सिलेक्शन लो तुम। समझिएगा,
पुनर्बलन अनुसूची दो प्रकार की, सतत और आंशिक। सतत से बढ़िया कौन सी? आंशिक। आंशिक का मतलब कभी कभार। आंशिक के दो प्रकार, अनुपात और अंतराल। वर्ड समझिएगा, अनुपात को मतलब वो है प्रतिक्रियाओं की प्रतिशत, प्रतिक्रियाओं की संख्या, ये रेशियो, ये अनुपात। अंतराल में इतना याद रखना, समय क्या है? समय जहां आएगा वहां अंतराल। अनुपात में क्या आएगा? संख्या। संख्या जहां आएगी वो स्पेशली क्या है? प्रतिशत, संख्या। ये सब क्या आएगा? अनुपात। अनुपात के दो प्रकार, निश्चित अनुपात, परिवर्ते। निश्चित अनुपात मतलब फिक्स कर दिया, मैंने ये तय कर दिया कि मैं हर बच्चे को 5वीं, 10वीं और 15वीं अनुक्रिया पे पूर्ण बलन दूंगा। फिक्स है। प्रश्न ऐसे आ गया, एक टीचर बच्चे को 5, 10, 15वीं अनुक्रिया पे पूर्ण बलन देता है, निश्चित है। परिवर्ते, वेरिएबल, जो बदलती रहती है, कभी मैं दूसरी पे, कभी 9वीं पे, कभी 35वीं पे, कभी 55वीं पे पूर्ण बलन देता हूं। कौन सा है ये? परिवर्ते। अंतराल निश्चित, फिक्स है मेरा। अंतराल मतलब क्या है? फिक्स है, निश्चित है। याद रखना, निश्चित का मतलब क्या हो रहा है? अंतराल का मतलब कि मैं हर 10 मिनट बाद, मैं 50 मिनट बाद, 1 महीने बाद, 1 तारीख को, 9 तारीख को पूर्ण बलन देता हूं, तो मेरा टाइम फिक्स आ गया, वो निश्चित है। मैं कभी 2 तारीख को, कभी 20 मिनट बाद, कभी एक, मतलब बदलता रह रहा है, इसका मतलब परिवर्तन है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे प्रश्न पूछ लिया, एक अध्यापक को प्रत्येक महीने की 30 तारीख को वेतनमान दिया जाता है। केवीएस की जो वैकेंसी है ना अभी, उनमें ऐसे प्रश्न आते हैं। कौन सी अनुसूची है? तो 30 तारीख को दिया जाता है मतलब फिक्स है, और तारीख है मतलब समय है, तो क्या करना है? निश्चित अंतराल। पर्सन की लैंग्वेज ही होती, कभी अध्यापक को 5 तारीख को, कभी 15 तारीख को वेतनमान दिया जाता है, परिवर्त्य अंतराल। तारीख आ गई, समय आ गया, अंतराल। निश्चित है, फिक्स डेट, बदलबो करे, परिवर्त्य। यही प्रश्न ऐसे पूछता अनुपात में, एक अध्यापक को 60% परीक्षा परिणाम के आधार पर पूर्ण बलन दिया जाता है। 60% मतलब अनुक्रिया, प्रतिशत, फिक्स है 60%, निश्चित अनुपात। यदि मैं प्रश्न पूछता कभी 70 पे, कभी 80 पे, कभी 90% परीक्षा परिणाम पे पूर्ण बलन दिया जाता है, परिवर्तन अनुपात। चारों समझ में आए कि नहीं आए? सतत, आंशिक से बेस्ट कौन सी? आंशिक। आंशिक के दो प्रकार, अनुपात और अंतराल। अनुपात का मतलब प्रतिक्रियाओं की संख्या प्रतिशत, अंतराल का मतलब समय जहां आएगा वहां अंतराल। अनुपात के दो प्रकार, निश्चित। निश्चित मतलब प्रतिक्रियाओं की संख्या निश्चित है, 5, 10, 15, 20, 25। परिवर्ते, जो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, वो क्या है? परिवर्ते। अंतराल में निश्चित अंतराल फिक्स है, निश्चित अंतराल में मतलब फिक्स है, याद रखना। परिवर्ते का मतलब जो बदलता रहता है, याद रखना। क्या करता रहता है? जो बदलता रहता है, वो क्या है? परिवर्तन है। समझिएगा इस चीज को, बहुत सिंपल है। अब आपसे प्रश्न ऐसा पूछेगा, इन चारों में से सबसे बेस्ट कौन सी है? अंतराल से बढ़िया कौन सी होती है? अनुपात। समय से बढ़िया कौन सी है? प्रतिक्रियाओं की संख्या। और अनुपात में सबसे बढ़िया कौन सी है? जो बदलता रहता है वो सबसे बढ़िया होता है। तो इन चारों में से पूछने कि सबसे बेस्ट कौन सी है, तो 1 नंबर पे तो है ये, 2 नंबर पे है ये, 3 नंबर पे है ये, और 4 नंबर पे है ये। मान लो आपसे पूछ ले कि सबसे बढ़िया अनुसूची कौन सी है, तो अनुपात अंतराल से बढ़िया होगी। अनुपात में परिवर्त्य अनुपात 1 नंबर पे, निश्चित अनुपात 2 नंबर पे, परिवर्त्य अंतराल 3 नंबर पे, और सबसे लास्ट में होती है निश्चित अंतराल। ये पूर्ण बल अनुसूची है, मैंने मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से समझा दी। अनुपात मतलब संख्या और अंतराल मतलब समय। ठीक है, ओके। हाँ बसंती जी, ये सब क्लास डल जाती हैं, जो मैं लाइव लेता हूँ ये सब क्लास रिकॉर्ड में मिल जाते हैं, सब डल जाएंगे। ये समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है। अंतिम कॉन्सेप्ट है स्किनर का, याद रखना, वो है, इसने शाब्दिक व्यवहार की चर्चा की है। अभी स्कूल लेक्चर में प्रश्न आया था, शाब्दिक व्यवहार की बात किसने की है? तो शाब्दिक व्यवहार की बात किसने की है? स्किनर ने की है। इसने कहा कि शाब्दिक व्यवहार 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मांड, टेक्ट, प्रतिध्वनिक व्यवहार, प्रतिध्वनिक व्यवहार और ऑटोकिल्टिक व्यवहार। शाब्दिक व्यवहार की बात किसने की है? स्किनर ने की है। इंपॉर्टेंट बात। वर्बल बिहेवियर की बात किसने की? स्किनर ने। कितने प्रकार? मांड, टेक्ट, प्रतिध्वनिक व्यवहार, ऑटोकिल्टिक। मांड को मतलब है मांग के अनुसार आप बोलते हो। किसके अनुसार? डिमांड के अनुसार आप जो व्यवहार करेंगे वो मांड व्यवहार है।
टेक्ट को मतलब क्यों हुआ है? टेक्ट को मतलब हुआ है कोई चीज ने देख की, मैंने कहा कि ये क्या है, मैंने कहा ये क्या है, और आपने इसको देख के बोला कि गुरुजी ये मार्कर है, पेन है, ठीक है, तो आपने इसको देखकर बोला, वो क्या है? टेक्ट है, याद रखना। तो मार्कर को देखकर बोलना, याद रखना, वो क्या कहलाएगा? टेक्ट कहलाएगा। प्रतिध्वनिक व्यवहार क्या है? तो प्रतिध्वनिक व्यवहार क्या होगा? हुबहू बोलना, ठीक है ना। मतलब कि मैंने क्लास में बोला 1 तो आप कह दोगे 1, मैंने कहा 2 तो आपने कहा 2, मैंने कहा 3 तो आपने कहा 3। तो प्रतिध्वनिक व्यवहार क्या कहलाएगा? हुबहू बोलना। क्या बोलना? हुबहू बोलना। और चौथा ऑटोकिल्टिक, मतलब स्वतः या दूसरों पे आधारित, ठीक है, दूसरों पे आधारित या स्वतः व्यवहार जो होता है वो ऑटोकिल्टिक होता है। तो काम की बात इतनी सी याद रखियो कि शाब्दिक व्यवहार के प्रकार किसने बताए थे? स्किनर ने। आप तो केवल ये लाइन देख जाना कि शाब्दिक व्यवहार के प्रकार स्किनर ने बताए, और इसमें ये देखो तो देख लेना कि ये वर्ड्स के इस्तेमाल किसने किए हैं। तो ये मांड, टेक्ट, प्रतिध्वनिक व्यवहार, ऑटोकिल्टिक, ये इसने शाब्दिक व्यवहार के प्रकार बताए थे। हल्का सा देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। बुद्धि लब्धि सारणी किसका एग्जाम्पल है बताना, मतलब बुद्धि लब्धि साहब ने स्टैनफोर्ड बिजनेस स्केल का। धर्मेंद्र जी, एस्टेट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो रहने दो, अभी आपकी प्राथमिकता ये तो रहने दे सकते हैं आप। 8 लेवल फर्स्ट टीचिंग मेथड आएगी, टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आ जाएंगे, ओल्ड क्वेश्चन तो उनमें से आ जाएंगे प्रश्न। तो ये याद रखना, एक अभिक्रमित, एक कार्यक्रमित अधिगम मैंने बताया था वैसे तो, अभिक्रमित अनुदेशन या कार्यक्रमित अधिगम की बात किसने की थी? स्किनर ने, याद रखना है ना। कार्यक्रमित या अभिक्रमित अनुदेशन मैंने बता दिया था वैसे उपयोगिता में। कार्यक्रमित अधिगम, अभिक्रमित अनुदेशन शब्द की व्याख्या किसने की थी? स्किनर ने। या विक्रमित अनुदेशन और कार्यक्रमित अधिगम से कौन जुड़ा हुआ है? स्किनर का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। तो पूर्ण बलन पूरा पढ़ के जाना, सेपिंग वर्ड याद रखना, विलोपन और स्वतः पुनर्लाभ याद रखना, अनुक्रिया और पूर्ण बलन को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है, याद रखना, ये याद रखना, श्रृंखला शब्द को याद रखना। बस वंचन, मैगजीन, प्रशिक्षण ये हैं बट इतने महत्वपूर्ण नहीं है, संचय, रिकॉर्डिंग वगैरह इनको आप इग्नोर भी कर सकते हो। शाब्दिक व्यवहार का नाम देख लेना कि शाब्दिक व्यवहार की बात की है, ठीक है। तो आज की ये स्किनर कंप्लीट हो गया, व्यवहारवादी जो मूल सिद्धांत थे वो पूरे हो गए। अब एडविन गुथ्री, कल की क्लास में मैं एडविन गुथ्री समझाऊंगा, तो एडविन गुथ्री बहुत छोटा सा है, ठीक है, उस पर नॉर्मल चर्चा करनी है, अपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। संज्ञानवाद में जीन पियाजे मेरा विकास में मैंने डिटेल से समझा दिया था लाइव क्लासेस में, तो वो दोबारा नहीं पढ़ेंगे अपन। अपन बांडुरा और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को समझेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपन एडविन गुथ्री के साथ। सेपिंग वापस बताओ, देखो सेपिंग यही है कि मुझे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव लाना है, तो मैं पुनर्बलन को इस प्रकार से प्रयोग करूंगा जिससे तुम्हारा व्यवहार बदल जाए। मतलब पुनर्बलन का न्याय संगत प्रयोग करना, कि तुमने 2 नंबर के आंसर बताए तो मैं तुम्हें 2 नंबर जैसा ही पुनर्बलन दूंगा, तुमने 10 नंबर के आंसर बताए तो मैं 10 नंबर जैसा ही पुनर्बलन दूंगा, इसको सेपिंग बोलते हैं। ओके किरण जी, मंजिल मिल जाएगी, टेंशन मत लो आप, आराम से जितना पढ़ सकते हो तो उतना पढ़ा करो। हाँ सीमा, मैं लगभग क्लास लाइव लेने की कोशिश करूंगा, बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है, जैसे कल शादी का टाइम था तो वहां चल जयपुर चला गया, ऐसे डिस्टरबेंस हो जाता है। अभी कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ रेगुलर रहूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।